मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट 1 की क्लास में आज का टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन। हमने अपनी पिछली क्लास में विश्व में न्यायपालिका का गठन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा हमने देखा था कि न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है और उसके साथ साथ न्यायपालिका के माध्यम से संविधान की रक्षा की जाती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, कानूनों की व्याख्या की जाती है, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा की जाती है और जो अगर किसी देश के कार्यपालक को आवश्यकता होती है तो उस देश की न्यायपालिका उसको मंत्रणा का कार्य भी करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य कार्य भी किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है। इसका अर्थ है न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा किए गए कार्यों की वैधता की जांच कर सकते हैं। जैसा कि डिमॉक कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमे में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि कानून का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कानून निर्मित किए जा रहे हैं, उनके संबंध में जांच करते हैं कि कहीं वो संविधान के विपरीत तो नहीं है। जैसा कार्विन कहते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधता का निर्णय देने के संबंध में और कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझें। ये जो शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन के मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस मार्शल ने इसकी परिभाषा दी थी। न्यायिक पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या ये एक लिखित संविधान के द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कोई कार्य किया है या नहीं किया है। यानी जस्टिस मार्शल ने इस केस में 1803 में ये कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन विधायी और कार्यपालिका द्वारा किए गए कानूनी और प्रशासनिक कार्यों को देखने का कार्य करता है और ये देखते हैं कि कहीं वो लिखित संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। तो एक तरह से अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो 1803 के एक विवाद के निर्णय के माध्यम से सामने आती है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति का कोई स्पष्ट वर्णन अमेरिका के संविधान में नहीं है, लेकिन ये मार्बरी बनाम मेडिसिन केस में निर्णय के माध्यम से सामने आता है। इसके माध्यम से जो प्रमुख महत्वपूर्ण परिणाम निकले, उसमें पहली बात आती है संविधान की सर्वोच्चता। फर्ग्यूसन और मैक हेनरी ने कहा कि हालांकि निर्णय की आलोचना की जाती है, फिर भी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिकी शासन प्रणाली का एक मजबूत भाग बन गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अमेरिकी संविधान के विपरीत कोई भी कानून बनाने का अधिकार वहाँ की कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका, उसको कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च कानून है और उसके प्रतिकूल बनाया गया कोई भी कानून वैध नहीं माना जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वो उस कानून को अवैध घोषित कर दे। दूसरी बात आती है इसमें संविधान की सुरक्षा। जब ये शक्ति न्यायपालिका को दे दी गई तो इसके माध्यम से संविधान को सुरक्षित किया गया, जिससे कोई भी ऐसा कानून न बनाया जा सके जो संविधान के विपरीत हो।
तीसरी बात जो सामने आई वो है कि न्यायालय तीसरा सदन बन गया, क्योंकि इसके माध्यम से न्यायालय के पास शक्तियां बहुत ज़्यादा चली गई। अगली बात आती है नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण और संतुलन का अर्थ है कि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से व्यवस्थापिका कोई भी निरंकुश तरीके से कानून नहीं बना सकती और न्यायपालिका उस पर सीधा नियंत्रण लगा सकती है अगर वो संविधान के विपरीत कोई कार्य करने का प्रयास करती है। इसके साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संघात्मकता की रक्षा होगी। जो ये निर्णय था 1803 का, इसके माध्यम से ये भी परिणाम सामने आया कि अमेरिकी संघ अब सुरक्षित है। न्यायमूर्ति होम्स ने इस बात पर बल दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा बहुत जरूरी है, और उनका मानना था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकने के अधिकार से वंचित हो जाएगा तो संविधान और संघ खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से राज्यों के ऊपर नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लगाया गया। विभिन्न मतभेदों का निवारण भी इसके माध्यम से किया गया। अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच किसी प्रकार का विवाद है तो उसको सुलझाने का कार्य, दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण न करें, इस बात को सुनिश्चित करना, ये न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से किया गया। तो इस तरह से ये जो निर्णय था इसने सर्वोच्च न्यायालय को शासन व्यवस्था का संतुलन चक्र बना दिया। अगली बात आती है न्यायपालिका की सर्वोत्तरीता। न्यायपालिका इसके माध्यम से महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि उसे संविधान के बारे में ये देखने का अधिकार प्राप्त हो गया कि विधानमंडल कोई ऐसा कानून पारित ना कर दें जो संविधान के विपरीत हो। इस शक्ति के माध्यम से अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए हुए 300 कानूनों और संघीय कांग्रेस द्वारा बनाए गए 480 लगभग कानूनों को अवैध घोषित कर दिया। तो राज्य के कानून को निषिद्ध करने की एक तरह से स्वविवेक की शक्ति बन गई। 14वें संशोधन के अंतर्गत जो कानून की उचित प्रक्रिया की व्याख्या है उसको इस तरह से किया गया कि प्रोफेसर कार्विन ने कहा कि राज्य के कानून को निषिद्ध करने की स्वविवेक की शक्ति न्यायपालिका को मिल गई। राज्य की अपेक्षा संघ की शक्ति इससे सुदृढ़ हो गई और इसके माध्यम से केंद्रीय जो सरकार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय रूढ़िवादी बन गया। सामाजिक और आर्थिक विधियों को उसने रद्द किया जो समय के अनुसार बनाए जा रहे थे। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1918 में बच्चों के श्रम से उत्पादित वस्तुओं को वाणिज्य से निष्कासित करने की उस जो चेष्टा की थी, कांग्रेस ने उस जो बनाया था कानून, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध घोषित कर दिया। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से अपनाई गई है। विश्व में 2 तरह की प्रक्रिया काम में ली जाती है, कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने आप किसी कानून की वैधता की जांच नहीं करते। अगर उनके पास कोई विवाद आता है इस तरह का या वाद आता है तो और उसमें संघ या राज्य के किसी कानून को चुनौती दी गई है तो न्यायालय इस संदर्भ में कार्य करते हैं। इस संदर्भ में जो क्षेत्र है न्यायिक पुनरावलोकन का वो बहुत व्यापक है। इसमें अमेरिका के राज्यों के संविधान, उनके द्वारा बनाए गए कानून, वो सारी संधियां जो संघ सरकार दूसरे देशों से करती हैं, संघ और राज्यों की कार्यपालिकाओं द्वारा जारी किए गए आदेश और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून न्यायिक पुनरावलोकन की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से बहुत विस्तृत क्षेत्र हो गया और इसी आधार पर इसकी आलोचना भी बहुत से विद्वान करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो सामान्य तौर पर जनता द्वारा निर्वाचित हैं, उनके विपरीत न्यायिक शक्ति एक तरह से जनमत को अवहेलना करने की तरह है, उसकी
आलोचना करने की तरह है। तो इसकी आलोचना हम लोग देखते हैं। सबसे पहली आलोचना है लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा। क्योंकि अमेरिका को अगर हम देखें तो कांग्रेस जो वहाँ की व्यवस्थापिका है वो लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसके द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैध करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दूसरा आता है शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल है, क्योंकि अमेरिका की शासन प्रणाली में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शक्ति पृथक्करण, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, उससे सर्वोच्च हो जाती है। तो इस तरह शक्ति पृथक्करण की स्थिति खत्म होती है। तीसरी बात आती है राजनीतिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय की जो नीति है उनमें एक रूपता का अभाव है। अलग अलग मामलों में न्यायालय ने निर्णय अपनी मान्यताओं के आधार पर, राजनीतिक सामाजिक विचारों के आधार पर दिए हैं, जो कि तात्कालिक समय में निर्णय देने वाले न्यायाधीश की स्वयं की विचारधारा थी। इससे कई बार राजनीतिक निर्णय भी हो जाते हैं। अगला आता है पुनरीक्षण का संवैधानिक आधार नहीं। अमेरिका का जो संविधान है उसमें कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि हमने अभी बात की, 1803 के मार्बरी बनाम मेडिसिन केस में सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। अगला आता है प्रगतिशीलता में बाधक है, क्योंकि कई बार इस तरह के कानून जो व्यवस्थापिका ने पारित किए हैं, जो समय की मांग है, उनको न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाता। अगली आलोचना की जाती है कि इससे कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका का एक तीसरा सदन बन के आया है सामने, और वो है न्यायपालिका, जो कि काफ़ी हद तक लोक कल्याणकारी कार्यों में बाधक बनता है। अब देखते हैं इतनी आलोचना के बाद भी इसका क्या महत्व है। हालांकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है संविधान की पवित्रता की रक्षा। इसके माध्यम से लोकतंत्र में संविधान जो चाहता है, उसकी जो भावना है, उसको बनाए रखा जाता है, और उस आधार पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए हुए कानूनों की वैधता को जांचा जाता है। अगला है संघ प्रणाली की रक्षा। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से की जाती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति काफ़ी कारगर है। कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो वैध है या नहीं है, न्यायाधीश कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर उस पर अपने विचार रखते हैं, और अगर वो संविधान के प्रतिकूल हैं या गलत है तो उन्हें खारिज किया जा सकता है। अगला आता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय होता है। संकुचित प्रवृत्ति को रोका जाता है। किसी भी प्रांतीय स्थिति में बनाए गए कानून को रोकने का प्रयास किया जाता है, बल्कि एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में इसको बनाया जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना प्रोत्साहित होती है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। व्यवस्थापिका कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती जो नागरिक अधिकारों की रक्षा न करती हो और संविधान के विपरीत हो। और अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु इसमें कहा जाता है कि इसका बहुत महत्व है, वो है न्यायाधीश राजनीतिक दलबंदी से ऊपर होते हैं, इसलिए राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठकर वे संविधान की रक्षा का कार्य करते हैं। तो इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिका से आती है। हालांकि अमेरिका के संविधान में नहीं है, लेकिन इसे 1803 के विवाद जो मार्बरी बनाम मेडिसिन था उसके माध्यम से लाया गया। मार्शल जो वहाँ के न्यायाधीश थे, न्यायाधीश मार्शल, उन्होंने इसके संदर्भ में निर्णय लिया था। आज के लिए इतना ही।